नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो एनसीईआरटी के नए सिलेबस के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज का वीडियो उनके विज्ञान के लिए मैंने बनाया है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आज ये वीडियो। तो बच्चों ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, किस पर मैंने वीडियो बनाया। आप बहुत ध्यान से सीखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आज का वीडियो। तो चलते हैं अपने कंटेंट पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रासायनिक समीकरण, तो यहाँ मैंने कुछ रासायनिक समीकरणें लिखी है। तो पहले मैं आपको आयन बता चुका हूँ, आयन से यौगिक कैसे बनते हैं ये बता चुका हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जब अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो कैसे नए यौगिक बनाते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। और कैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर NaCl और BaSO4 में अभिक्रिया हुई तो इस प्रकार से BaCl2 बना और यहाँ पर Na2SO4 बना। लेकिन इसमें कभी 2 लग जाता है, कभी कहीं 3 लग जाता है, कभी नहीं लगता है। तो ये सब कैसे होता है, उनके क्या नाम होंगे नए यौगिकों के, तो ये हम सीखेंगे आज सारे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AgNO3 और ALN की अभिक्रिया हुई तो इस प्रकार से AlNO3 की थ्राइस बना और Ag3N बना। अब इनके क्या नाम होंगे और ये कैसे बने, ये सब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही गौर से ये चीज़ देखिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इन समीकरणों को फिर दोबारा बना करके देखिए कि किस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं और कैसे यौगिक बनते हैं और कैसे हम संयोजकताओं को काम में लेते हैं। अगर ये आज का वीडियो आप गौर से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि समीकरण का भय आपके मन से नहीं निकले। तो देखते हैं बच्चों एक एक करके इन समीकरणों को अपने। तो जैसे कि ये पहली समीकरण जो यहाँ मैंने लिखी थी H2 + O2 और H2O, और इनके आगे जो ये गुणांक लगे हैं ये बैलेंस करने के लिए। तो ये बैलेंस करने का भी एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा। तो पहले अपने देखते हैं कि ये H2 + O2 से H2O कैसे बना। ये जो संख्याएं लिखी आगे ये बैलेंस करने के लिए है बच्चों। तो इसमें होता कि आपको समझना ये है कि बच्चों जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको एक बात याद रखना है। तो ये है बच्चों वो की पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो पहले अभिकारक क्या होते हैं, आयनों में टूटते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो अभिकारक है वो H2 और O2 है। तो ये क्या करेंगे, ये आयनों में टूट जाएंगे। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है जैसे H2, तो H2 जब आयन में टूटेगी बच्चों तो H, आपको पता है कि हाइड्रोजन का आयन क्या होता है, H+1 होता है। तो इस प्रकार से आपके पास 2 हाइड्रोजन के आयन बनेंगे, यानी एक अणु हाइड्रोजन का टूटेगा आयनों में तो 2 हाइड्रोजन के आयन मुक्त होंगे। और चूंकि आपको बताया कि धनायनों के नाम हमेशा क्या रहते हैं, वही रहते हैं जो उनमें होते हैं। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। धनायनों के नाम नहीं बदलते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया। और फिर देखते हैं अपने O2। तो आपको बताया कि O2 जो हमने आयन याद किए थे, आपने याद किए होंगे, तो वो क्या होता है कि O-2, अर्थात ऑक्साइड आयन की संयोजकता जो कितनी होती है वो -2। इस प्रकार के 2 ऑक्साइड आयन आपके पास यहाँ पर बनेंगे और इसका नाम होगा ऑक्साइड। तो ये ऋणायनों के नाम के पीछे आइड लग जाता है, ये आपने अच्छी तरह नोट किया होगा। तो ऑक्साइड आयन बन गया। अब बच्चों क्या होता है, ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनको लेकर के फिर नया यौगिक बनता है। वो जो मैंने आपको यौगिक बनाने का तरीका बताया था बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आप क्या करें, पहले जो धनायन है उसको लिखें। तो हमारे पास धनायन क्या है बच्चों, H+1 है। ये अभिक्रिया करेगा इस ऋणायन से O-2 से। तो आपको मैंने अच्छी तरह रटाया था पिछले वीडियो में कि इनकी जब संयोजकताएं बराबर नहीं होती है तो वो क्या होती है, तिरछा गुणा हो जाती है, ठीक है। ये संयोजकता यहाँ आ जाएगी और ये संयोजकता यहाँ आ जाएगी, मतलब ये तिरछा गुणा हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि H जो है इसके यहाँ पर ये 2 आ जाएगा
और O जो है इसके यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बन गया H2O। तो आपकी जो प्रथम दृष्टि में समीकरण बनी वो क्या थी, H2 प्लस O2 ने मिलकर के क्या बना लिया, H2O। लेकिन आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कहाँ गई, ये जाती कहीं नहीं है। इसको हम क्या करते हैं फिर बैलेंस में करेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 हो गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ भी इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो नया यौगिक बनता है और नई अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसका नाम क्या होगा। तो बच्चों नाम इसमें हम जानते हैं कि इसका नाम H का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, इसका ऑक्साइड। तो इस यौगिक का नाम हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये जल जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। तो वैसे अपने इसको जल कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जल या वाटर कहते हैं, पानी का अणु सूत्र हो गया ये। तो वैसे इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यौगिक बना। इसको 2-3 बार ध्यान से देखा करें। अब चलते हैं दूसरी अभिक्रिया पर। तो यहाँ पर आप बच्चों देखते हो कि NaCl और BaSO4 से ये यौगिक बने, किस प्रकार से बने हैं, उनके क्या नाम होंगे। तो पहले आपको वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये तथ्य बच्चों एकदम की पॉइंट है, इसको आप बार बार मैं लिखूंगा, आप अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें कि जब भी अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो सर्वप्रथम अभिकारक क्या होते हैं, आयनों में बदलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अभिकारक हैं। तो आप ये देखें कि अभिकारक हमारे पास पहला है NaCl। तो आपको आयन याद होंगे, तो उससे क्या होता है, आपको जब आयन याद होगी तो आप इनको पहचान जाएंगे। जैसे ये Na है, तो बच्चों आपको Na याद होगा, Na होता है एकल धन आयन, ठीक है। और Cl आपको याद होगा, ये है एकल ऋण आयन। तो इस प्रकार से ये जो बनने वाले आयन हैं, जो पहले अभिकारक NaCl से ये बने। और इसके नाम, जो इसका नाम आप जानते हैं सोडियम, क्योंकि धनायनों के नाम नहीं बदलते। ये हो गया आपका सोडियम और ये आपका हो गया क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि ऋणायनों के नाम जो है वो बदल जाते हैं, उसके पीछे आइड लग जाता था, ये क्लोराइड है। इस प्रकार से पहला जो अभिकारक है उसके ये आयन बने। अब क्या होता है, ये जो दूसरा यौगिक है आपके पास BaSO4, ये भी आयनों में बंटेगा। तो बच्चों ये जो Ba बैरियम होता है, Ba+2 होता है। और SO4 आपको याद होगा, ये होता है SO4-2। तो आपको ये, तो इसका नाम याद होगा आपको, ये द्विव संयोजी धनायन होता है। तो ये हो गया बैरियम और इसका नाम जो है आपको द्विव संयोजी ऋणायन में याद होगा, ये है सल्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये यौगिक बन गए। अब क्या होगा बच्चों, ये जो नए यौगिक होते हैं इसको आप इस प्रकार से लिखें, जो आयन बने हैं। तो पहले यौगिक, जो पहला अभिकारक है, इसके जो दोनों आयन बने हैं वो ये है। तो ये है Na+1 और Cl-1। और दूसरे के जो यौगिक हैं, यौगिक जो अभिकारक यौगिक है, उसके जो आयन बने हैं वो है Ba+2 और SO4-2। अब क्या होता है बच्चों, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, इनमें तिरछा गुणा होगा। यानी ये वाला जो है पहले चूंकि इसके साथ था, अब ये इसके साथ जाएगा और ये जाएगा इसके साथ। तो आप इसको इस प्रकार से लिखें, यानी BaCl2 जो है, यानी Na जो है आप पहले इसको लिख लो, यानी Na+1 जो है वो किसके साथ यौगिक बनाएगा, वो बनाएगा SO4-2 के साथ। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। और साथ में क्या होगा, BaCl, Ba+2 जो है
क्योंकि आगे धनायन होता है पीछे ऋणायन होता है, ये हमेशा किसके साथ यौगिक बनाएगा, -1 इसके साथ बनाएगा। तो अब आपको पता है कि जब अब इनकी संयोजकताएं बराबर नहीं होती है तो वो तिरछा गुणा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो इस प्रकार से बनने वाला जो यौगिक होगा वो Na के यहाँ पर क्या लग जाएगा 2, तो Na2 और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बन गया Na2SO4। और प्लस में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी क्या होंगे, ये तिरछे गुना हो जाएंगे, तो ये 2 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, तो ये बनेगा आपके पास Ba और Cl के क्या लग जाएगा 2, तो BaCl2 बन गया। अब रही बात इनके नाम की, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि Na का नाम है सोडियम, ठीक है, और SO4 का नाम है सल्फेट। तो ये जो नया बनने वाला यौगिक है बच्चों, ये बन गया सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। और ये जो है इसमें आपने देखा कि चूंकि Ba का नाम यहाँ पर आप देख रहे हो बैरियम और Cl का नाम आप यहाँ पर देख रहे हो क्लोराइड, तो ये बन गया बैरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो नए यौगिक बनते हैं इनके एकदम सही सूत्र भी लिख सकते हैं और उनके रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से Na2SO4 और BaCl2 बना और इनके क्या नाम है, ये यहाँ पर मैंने आपको बना करके बताया। तो इसको आप, मेरा कहना है कि 2-3 बार देखा करो, एक एक चीज़ को समझा करो, और ये जो तरीका है ये आपको अच्छी तरह मन में बिठा लेना है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, फिर सीधा आप इससे ये लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब भी आप समीकरण लिखें तो इतनी बड़ी बात लिखने की पड़ेगी, आवश्यकता आपको ये बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ बच्चों ये जो की पॉइंट है वो मैं बार बार प्रत्येक में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो अभिकारक होते हैं यानी जो अभिक्रिया हम भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो अभिकारक हैं और बनने वाले क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो ये अभिकारक जो है वो क्या होते हैं, ये पहले आयनों में बदल जाते हैं और फिर इन आयनों की सहायता से नए उत्पाद बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास पहला जो अभिकारक का जो यौगिक है वो है AgNO3। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ AgNO3। अब इससे जो आयन बनेंगे वो आपको याद रहे होंगे शायद से, Ag होता है सिल्वर, Ag+1 होता है, और NO3 होता है नाइट्रेट, तो NO3-1 होता है। ये बच्चों आपको याद रहने चाहिए। मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा कि आप सारे आयन की जो टेबल है उसको अच्छी तरह याद कर लो। तो मैं इनके नाम लिखूं तो आपको पता है कि इसका नाम सिल्वर होता है और इसका नाम होता है नाइट्रेट। वो जो आप आयनों वाली सारणी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, वो लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है। और दूसरा जो यौगिक आपका है ALN, देखो ये किस प्रकार से जो है वो आयनों में टूटता है। तो आप जानते हैं कि ये Al यानी एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो Al+3 होता है, और प्लस में ये जो N है बच्चों, वो N जो है वो -3 होती है इसकी संयोजकता, ये नाइट्राइड होता है। तो ये तो आप जानते ही हो, ये तो आपका हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसका नाम है नाइट्राइड, ठीक है। तो ये है नाइट्राइड आपका। तो ये आपको नाम आयनों की याद रहनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपके पास आयन बने हैं, ये आयन जो फिर आपस में परस्पर विस्थापित हो जाते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं देखते हैं अपने। जैसे पहले यौगिक से जो आयन बने हैं वो है आपके पास Ag+1 है, और दूसरा जो आयन है वो आपके पास है NO3-1, ये मैंने यहाँ से लिखा है। और फिर दूसरे यौगिक के जो आयन है वो है Al+3, और इसका जो दूसरा आयन है वो है आपके पास N-3। तो क्या होता है कि ये आपस में तिरछा गुणा हो जाते हैं। तो ये जो Al है बच्चों, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा
इसके साथ। इस प्रकार से आप देखें कि जो बनने वाले यौगिक होंगे यानी किस किस को लेके Ag, तो यहाँ आप देखो कि Ag और N3 इनका यौगिक बनेगा नया, और Al और NO3 का नया यौगिक बनेगा। तो जब इनकी संयोजकताएं बराबर नहीं होती है तो आप जानते हो बच्चों ये तिरछा गुना हो जाती है। इस प्रकार से ये 3 Ag के लगेगा और 1 लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बन गया Ag3N। तो आप जानते हो कि इसका नाम सिल्वर हो गया और इसका नाम है नाइट्राइड। तो बनने वाला यौगिक हो गया सिल्वर नाइट्राइड। और यहाँ पर आप फिर देखते हैं कि Al+3 है और ये 1 है, तो ये भी तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 लगेगा Al के, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 3 जो है बच्चों यहाँ ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि ये द्विपरमाणुविक आयन है, इसमें एक से अधिक परमाणु आयन में, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा दिया ये 3। तो इस प्रकार से इसका नाम था एल्यूमिनियम, इसका नाइट्रेट, तो बनने वाला यौगिक हो गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट ने मिलकर के एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड का निर्माण कर दिया। तो ये आप इसको अच्छी तरह समझें और किस प्रकार से नए यौगिक बनते हैं। मैं आज आपको कुछ समीकरणें दूंगा जिनके आपको जो है वो उत्पादों के सूत्र बनाने हैं, उन समीकरणों को पूरा करना है, उनके नाम भी बताने हैं। अब हमारे पास ये एक और समीकरण है। तो ये की पॉइंट है जो बच्चों मैं आपको बार बार लिखकर बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम क्या होता है, ये जो विकारक होते हैं ये आयनों में बदलते हैं। तो देखें किस प्रकार से CuCl2 आयनों में बदलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये Cu+2 है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो आयन होता है वो क्लोराइड आयन होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों Cu के 2 आयन होते हैं, एक +1 संयोजकता वाला और एक 2 वाला। तो ये +2 वाला जो होता है वो होता है क्यूप्रिक, तो इसका नाम है क्यूप्रिक, ठीक है। और ये आप जानते ही हो ये क्या है, क्लोराइड है। तो ये तो अपने बार बार लिख चुके हैं क्लोराइड आयन को। और यहाँ पर आप देखें कि Fe2SO4 की थ्राइस है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये Fe है ये Fe+3 है, और जो SO4 आप जानते हो कि सल्फेट आयन जो है वो कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर Fe के भी 2 आयन होते हैं बच्चों, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। तो Fe+2 जो है वो फेरस होता है और Fe+3 होता है वो होता है फेरिक। तो यहाँ पर ये फेरिक आयन है और ये सल्फेट है, ये तो हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था। तो अब क्या होंगे, इनसे नए जो यौगिक बनेंगे उसके लिए फिर मैं इनको लिखता हूँ दोबारा। तो यहाँ बच्चों इस प्रकार आप देखो कि Cu+2 जो है वो नया आयन किसके साथ यौगिक बनाएगा, SO4 के साथ, और Fe किसके साथ बनाएगा, Cl-1 के साथ। तो एक बात गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने हमेशा धनायनों को पहले लिखा है और ऋणायनों को बाद में। तो आप हमेशा याद रखें कि यौगिक हमेशा पहले धनायन होता है फिर ऋणायन होता है। तो ये Cu+2 है और SO4 -2 है। तो यहाँ पर बच्चों इनकी दोनों की संयोजकताएं बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी आपको तिरछा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ये संयोजकताएं आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा वो बनेगा CuSO4 और इसका नाम बच्चों हो जाएगा, देखो Cu का नाम यहाँ से देखें आप, ये क्या है, क्यूप्रिक। तो ये हो गया क्यूप्रिक। और SO4 का नाम आपने याद कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर ये मैंने लिखा है जिसे सल्फेट। तो इस प्रकार से ये बनने वाला नया यौगिक हो गया क्यूप्रिक सल्फेट। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, क्यूप्रिक सल्फेट। और यहाँ पर इनकी संयोजकताएं बराबर नहीं है तो ये तिरछा गुना होगी। तो Fe के जो है 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, Cl के लग जाएगा 3। तो इस प्रकार से FeCl3 बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम यहाँ से देखें कि Fe+3 का नाम जो होता है फेरिक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेरिक। और ये आप जानते हैं कि Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से बनने वाला यौगिक क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यौगिक का नाम हो गया फेरिक क्लोराइड। और ये जो 2, 3 यहाँ पर लिखते हैं ये बैलेंस करने का होता है। तो ये मैं आपको बैलेंस करने के अगला वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप बहुत गौर से देखना।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ बच्चों आपने जो ये एक समीकरण देखे, ये बहुत अलग है, इसको हम गौर से देखते हैं। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि वो जो हमने अभी तक अभिक्रियाएं जितनी पढ़ी थी वो सब आयनिक यौगिक थे। यहाँ पर अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, सहसंयोजक होते हैं, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, आयन नहीं बनते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से देखें कि C2H4 जो होता है वो, वैसे हम कार्बन वाले पार्ट में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि C2H4 को हम ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। और ये हम जो इसको लिख सकते हैं बच्चों, जैसे C के साथ डबल बॉन्ड में कौन है, C है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इसके CH2 हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो है वो कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र हो गया। अब क्या होता है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या होता है, ये भी इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। H2 जो है ये आपस में H सिंगल बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है। तो जब इनमें अभिक्रिया होगी तो देखते हैं हम किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको लिखेंगे संरचना सूत्र के रूप में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर C के साथ एक H जुड़ा हुआ ऊपर, एक H जुड़ा हुआ नीचे, और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, C, और यहाँ पर भी एक H है और यहाँ पर भी एक H है, और यहाँ इसकी अभिक्रिया होने वाली है H सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ये होते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, असंतृप्त यौगिक होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब भी किसी से अभिक्रिया करते हैं तो इनका द्विबंध या त्रिबंध होता है वो टूट जाता है, एकल बंध में टूट जाता है। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देखिए ये जो सिंगल बंध है ये टूट जाएगा और दोनों तरफ जो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एकल बंध रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, ये पहले से लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो टूटने वाला एकल बंध होता है बच्चों वो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, नए बंध बन जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अभी किसके साथ क्या होंगे, H सिंगल बॉन्ड है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बनने वाला यौगिक होगा वो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया H, फिर C, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था ही पहले से, एक यहाँ पर था, और ये यहाँ पर एकल बंध रह गया, और इस कार्बन के साथ भी कितने हो गए, इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी ये C के साथ कितने H है, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको हम जब एक साथ लिख सकते हैं C2H6। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो एथीन थी, इसको बोलते हैं एथीन, इसका नाम होता है एथीन, और एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया। ठीक है, ये बन गया एथेन। तो इस प्रकार से आप जो है वो द्विबंध या त्रिबंध वाली अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो था बच्चों, ये मैंने आपको जो है रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है इस पर बनाया है, और आप इसको 2-3 बार गौर से देखें। अब मैं कुछ समीकरणें आपके लिए लिख के दूंगा इसमें, और आप मेरे को व्हाट्सएप पर इनके नए यौगिक क्या बनते हैं, उनके क्या नाम होंगे, ये लिख कर भेजेंगे। और बच्चों वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। और बच्चों महामारी के समय में पता नहीं अब दोबारा स्कूल कब खुलेंगे, तो आप घर पर रह के पढ़िए ज़रूर। तो अब मैं कुछ यौगिकों के नाम लिखता हूँ, अभिकारक लिखता हूँ, आप उन सब अभिक्रियाओं को पूर्ण करके मुझे भेजेंगे। तो ये है यहाँ पर बच्चों 5 समीकरण। तो ये मैंने 2-2 अभिकारक यहाँ पर लिखे हैं। तो पहले आप लिखेंगे इनके नाम क्या है और फिर बनने वाले यौगिक किस प्रकार से होंगे। तो ये संपूर्ण अभिक्रियाएं आप क्या करें,
मेरे को आप व्हाट्सएप पर इनको पूर्ण करके, और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाई है कि क्या उत्पाद इनके बनेंगे, तो इनको पूर्ण करके आप मेरे को ज़रूर भेजें। और आप ये मानिए, डरना नहीं है बिल्कुल, आपको कोई बात नहीं। अगर कोई भी उसमें मिस्टेक होगी तो मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा, लेकिन आप भेजें ज़रूर मुझे, बिल्कुल ही घबराना नहीं है आपको, क्योंकि मेरा काम है आपको सही तरीका बताना और आपका काम है सीखना। और सीखने में बच्चों हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है और उसको हम सही करेंगे, सीखेंगे। तो आप कोशिश करें, वीडियो 2-3 बार गौर से देखें, इनको आप एक रजिस्टर में इनको नोट करें, फिर नए यौगिक बनाने की कोशिश करें। तरीका देख करके आप उनको भी पहले आप अपने को कागज़ पर उतारें, अपने रजिस्टर में नोट करें, फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा। और जो बच्चे विज्ञान में रुचि रखते हैं, जो विज्ञान अपनी सुधारना चाहते हैं, वो आज का वीडियो बहुत गौर से ज़रूर देखें और अपने अंदर जो ये यौगिकों के बारे में, समीकरणों के बारे में जो भय है, इसको समाप्त करें। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।